वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का टॉपिक है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास? देखो, बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास होते हैं कि हमने कोई वैल्यू दी, जैसे कि हमने लिखा 12, 13, 14, 15। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कंप्लीट वैल्यू की, हम बात नहीं कर रहे फ्लोट वैल्यू की, हम बात नहीं कर रहे डबल वैल्यू की, हम बात कर रहे हैं कंप्लीट इंटीजर की। ठीक है, यानी जिसमें आपके पास डेसिमल वैल्यू ना हो। ठीक है, उसी से ही आप जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो बिटवाइज का। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है, ये मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू है। क्या है? डेसिमल वैल्यू। मेरे पास कौन सी वैल्यू है? डेसिमल वैल्यू। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, करते हैं, आपके पास जो आपकी डेसिमल वैल्यू है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? आपके पास बाइनरी के अंदर। बाइनरी क्या होता है? जैसे 0 1 1 0, ये वहाँ आपको बाइनरी वैल्यू देती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, आपके डेसिमल वैल्यू का कन्वर्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेटर में, और उसके बाद इसके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हमने पढ़ा था लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और नॉट, तो इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर भी ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे आपके पास एंड होता है और होता है। अच्छा, वहां पर आपने पढ़ा होगा डबल एंड, डबल और, तो यहाँ पर डबल दो दफा इम्पोर्टेंट, दो दफा 5 करेक्टर, लेकिन यहाँ पर सिंगल एंड होता है, और होता है, एक्स और होता है, फिर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री होता है, फिर आपके पास राइट शिफ्ट होता है, फिर आपके पास लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो ये सारे बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब बेसिकली बिट वाइज ऑपरेटर होते क्या है? आपके पास कोई एक डेसिमल वैल्यू है, उस डेसिमल वैल्यू को इंडिविजुअली हर एक हर इंडिविजुअली हर एक वैल्यू के ऊपर, हर एक डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, और उसके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब वो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वापस उस बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपके डेसिमल वैल्यूज में और आपके पास रिजल्टिंग वैल्यू में जो आंसर शो होता है, और वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर ये आपके पास मौजूद है, एंड और कॉम्प्लीमेंट्री से कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, फील्ड का निशान होता है बेसिकली। ये आपके पास है राइट शिफ्ट और ये आपके पास है लेफ्ट शिफ्ट। तो समझ में आ गया आपको डिफाइस ऑपरेटर क्या होता है? डिफाइस ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपकी डेसिमल वैल्यू को एक कंप्लीट एक वैल्यू को याद रखिएगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 14 की, मैं बात ये 13 14 15 16 सबकी बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअली हर एक वैल्यू की, हर एक डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? बाइनरी के अंदर, और फिर क्या करते हैं? उससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो उसको वापस किससे कन्वर्ट कर देते हैं? डेसिमल वैल्यू में, और आपको स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होते हैं? मैं जैसे आपसे कहूँ कि यार 4 का बाइनरी क्या होगा, 3 का बाइनरी क्या होगा, 5 का बाइनरी क्या होगा, तो ये आप कैसे अंडरस्टैंड करो? तो यार एक सीरीज होती है, अगर आप उसको एक दफा याद कर लो, एकदम समझ लो ना, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि सीरीज स्टार्ट होती है 1 से। देखो यार, इसमें राइट से आपको लिखना शुरू करना है, 1 2। अच्छा, ये हर बार डबल होती है, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256, और इस तरीके से आपके पास एक सीरीज चलती चली जाती है। ठीक है, अब अब देखें, अब मैं आपसे ये बोलूँ कि यार फोर फोर का बाइनरी क्या हो सकता है? फोर का बाइनरी क्या हो सकता है? तो जहां अब देखो, फोर यहाँ पर कहाँ बन रहा है? हमारे पास फोर कहाँ बन रहा है? हमारे पास फोर यहाँ बन रहा है, तो जहाँ फोर बन रहा है आपने वहां वन लिख दिया। ठीक है, और बाकी जगह आपने, अच्छा, फोर वैल्यू को आपके पास फोर बिट एक बाइनरी, आपके पास एक बिट जो है वो फोर वैल्यूज है। ठीक है, आपके पास फोर वैल्यूज है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने फोर वैल्यूज का बनाना, तो आपने क्या लिखा? 0, और उसके बाद आपने फोर पे क्या लिखा? 1, क्योंकि आपने बनाना क्या था? फोर। फोर बनाना है ना आपको, फोर को बाइनरी बनाना है, तो यहाँ पर लिख दिया 1, बाकी सब जगह आपने क्या लिख दिया? 0। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास फोर का बाइनरी क्या है? 0 1 0 0। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बता दिया कि यहाँ पर फोर का बाइनरी क्या है? 0 1 0 0। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि यार मुझे ये बताओ, जो है वो सिक्स का बाइनरी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर इन दोनों को मिला के सिक्स बन सकता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के 4 + 2 6 हो जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, बाकी इनको मिला के जहां जहां ये 6 बन रहा है, उधर उधर मैंने 1 लिख दिया, बाकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 0। तो मेरे पास 6 का बाइनरी क्या हो गया? 0 1 1 0। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास एक सीरीज होती है, सीरीज तरफ से क्या कर सकते हो आप इजीली जो है वो ये बता सकते हो कि आपका नंबर जो है उसका बाइनरी में क्या नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर अगर हम जो है वो नोट पैड ओपन करें, और यहाँ पर मैं एक PHP का प्रोग्राम लिखूँ, मैंने कहा डॉलर और वैल्यू 1, मैंने लिखा वैल्यू 1 = 3, और यहाँ पर मैंने लिखा $वैल्यू 2 = 4। ठीक है, मैंने ये लिखा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार जो है वो इसका रिजल्ट देखें। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3 का बाइनरी क्या होगा और 4 का बाइनरी
क्या होगा। अब इसके बाद मैं अब इसको ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा जैसे एग्जाम्पल एको, और एको लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, आप मुझे बताओ डॉलर, ये डॉलर वैल्यू वन का, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है डॉलर वैल्यू वन का, ठीक है, डॉलर वैल्यू वन का ये एंड ऑपरेटर, ये सिंगल एंड यूज होता है, लॉजिकल ऑपरेटर में डबल एंड यूज करते हैं, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर में आप सिंगल एंड बताते हो, ठीक है। एंड, अब ये बताओ कि इन दोनों का एंड क्या होगा, इनकी वैल्यू इस वक्त क्या आ गई, यानी इन दोनों को जब इनसे एंड ऑपरेटर यूज किया जाएगा, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये आपके पास 3 और 4 का बाइनरी वैल्यू होगी क्या। तो मैं यहाँ पर एक सीरीज बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 4 8 16। अब मैं ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास नंबर अभी छोटे हैं, 3 3 लिखा। अब 3 लिखने के बाद मुझे ये, मैं ये देखूंगा कि मेरे पास 3 अभी कहाँ बन रहा है, तो मेरे पास 3 बन रहा है 2 और 1 से बन रहा है। अब जहां जहां बन रहा है मैंने पीछे क्या लिख दिया 1, बाकी में क्या लिख दिया 0, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास 3 का बाइनरी बन गया। 3 का बाइनरी क्या, 0011, ठीक है। अब मैं 4 का बाइनरी निकालूंगा जी। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 3 का जो बाइनरी है वो क्या है, 0011। इसी तरीके से अब मुझे 4 का बाइनरी निकालना है, तो मैं क्या लिखूँ, मुझे 4 का बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, हमें डायरेक्टली 4 में भी हमें किसी को सम या ऐड करना जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं क्या लिखूंगा 0100, ठीक है। तो मेरे पास 4 का बाइनरी क्या आ गया 0100। अब मेरे पास, मैं कहूँ कि यार मेरे पास, अब मैं चार्ट बना रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू वन जो वेरिएबल है उसमें, अच्छा याद रखिएगा हम लिखना राइट से शुरू करते हैं, लेफ्ट से नहीं, कहाँ से, राइट से। तो मैंने क्या लिखा 00, ये हमारे पास दो, ये वैल्यू आई बाइनरी, किसका बाइनरी, 3 का बाइनरी। फिर हमारे पास वैल्यू टू जो वेरिएबल है उसमें जो 4 का जो बाइनरी बना वो क्या बना 0100, ऐसे ही बना, ऐसे ही बना। अब हम इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड। तो एंड ऑपरेशन क्या कहता है, एंड ऑपरेशन आपके, उसके बाद हम और उसके बाद ये होता है जोर, हम सारे नहीं पढ़ रहे, हम एंड और जोर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंड ऑपरेशन क्या कहता है, अगर दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी, आई रिपीट, अगर दोनों कंडीशनें आपके पास ट्रू होंगी तो ही वो बनाएगा, वरना वो कभी वो ट्रू होगा, वरना वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0। अब दोनों कंडीशन यानी एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा 0, फॉल्स है ना, दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे ट्रू आता है, तो यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, क्या आंसर है 1 और 0, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। तो यानी अगर आप इसको यहाँ से प्लेस करूँ, तो लिखना कहाँ से, यहाँ से, मैंने यहाँ लिखना शुरू किया 0 0 0 0, तो मुझे बताओ मेरे पास मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका 3 और 4 का, तो वो क्या आएगा, फाइनल जब ये कन्वर्ट हुआ डेसिमल तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, कहीं लगा हुआ है वन, यानी कोई वैल्यू आपको मिल नहीं रही, तो अगर मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 0, ऐसे ही है। तो चेक कर लेते हैं कि हमारे जब सॉल्व किया तो हमारे पास इसका 0 आंसर आता है या नहीं आता। तो आते हैं अपने PHP में, चलते हैं और यहाँ पर जाते हैं सी में, अपने स्टैम्प फोल्डर में, स्टैम्प फोल्डर में आने के बाद हम चलते हैं वापस डॉक्स में, और लास्ट टाइम हम जिस पे काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे ऑपरेटर से, यहाँ पर आने के बाद हम इसी को वापस सीएमडी को ओपन कर ले, सीएमडी पे कोड डॉट लिख के ओपन कर ले, तो यहाँ से जैन की सर्विस भी स्टार्ट कर देते हैं। जैन की सर्विस भी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, और मैंने क्या लिखा था, एक प्रोग्राम बनाया था यहाँ पर, ये रहा। मैं इसी प्रोग्राम को ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली तौर पर अब मैं इसको अगर चलाऊँ तो आंसर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि अभी हमने देखा, हमने इसका टेबल चार्ट बनाया था, उस चार्ट में हमने सॉर्ट किया लोकल होस्ट, मैंने लिखा लोकल होस्ट, और फोर्थ है मेरे पास 88 स्लैश, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था ऑपरेटर, सॉरी ये पुराना वाला हमारा मैसेज चल रहा है, ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, कहीं से आ रहा है, ये रहा हमारा इस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ और आपको रिफ्रेश करके दोबारा दिखाता हूँ, तो आप देखिए तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। इसी तरीके से जस्ट एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक और प्रोग्राम होता और मेरे पास होते हैं यहाँ पर 6 और यहाँ पर होता 5, ठीक है, और मुझसे ये कहा गया इसका आप एंड भी निकालो और भी निकालो और जोर भी निकालो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम तो कैलकुलेट कर देता है, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद हमें भी तो बताओ कि इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो हम फौरन से यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो हम ये जो है ये पता करेंगे कि यहाँ पर ये जो 6 है इसका बाइनरी क्या होगा और 5 का बाइनरी क्या होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर सीरीज बना रहा हूँ 1 2 4 8 16 32, ठीक है। अब मुझे बताओ 6 कहाँ पर आ रहा है, तो 6 इन दोनों को प्लस करने पे आ जाएगा, तो बाकी जगह मैंने क्या लिख दिया 0 1 1 0, तो इसका बाइनरी क्या बन रहा है 0 1 1 0। 5 का बाइनरी क्या होगा, अगर मैं कहूँ यार 5, तो 5 किससे मिलकर बन रहा है, 5 किससे बन रहा है
4 और 1 से, तो यहाँ पर यानी इधर आ जाएगा 1, इधर 0 आ जाएगा, इधर 1, इधर 0, तो अब क्या आ रहा है 0 1 0 1, तो मैंने क्या लिखा 0 1 0 1। अब हम उसका चार्ट बना लेंगे। यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 2, मैं लिख देता हूँ 1 वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अच्छा, लिखने का शुरू करते हैं यहाँ से, तो मैंने क्या लिखा 0 डबल 1 और ये आगे 0। अब क्या लिखूंगा 0 1 0 1। हमें सबसे पहले क्या निकालना है एंड, उसके बाद हमने क्या निकालना है और, उसके बाद हमें क्या निकालना है जोर। ठीक है, हमें तीनों निकालने हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं एंड। अच्छा, एंड कब करते हैं जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो 0 0 0 0 0, क्योंकि फॉल्स 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 आ गया। फिर दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, तो आंसर क्या जाएगा 1 1 0। एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या आएगा 0। एक कंडीशन ट्रू है कंडीशन फॉल्स है, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, फिर क्या आ गया 0 1 डबल 0। अगर मैं 0 1 डबल 0 को यहाँ प्लेस करूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, वापस से ले लेते हैं अपना पेन। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या है 0 1 डबल 0, तो मैं यहाँ से प्लेस करूँ, यहाँ से प्लेस करना शुरू करूंगा 0 1 डबल 0। तो यानी मुझे एंड का आंसर क्या मिलेगा, एंड में क्या आंसर आया होगा, आंसर क्या यानी बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 1 डबल 0 किसके बराबर है 4। तो देखो ना यहाँ पर आ रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा 4, यानी एंड का आंसर क्या आना चाहिए 4। ठीक है, यही है। अब हम बात कर रहे हैं और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो तो आंसर ट्रू है, वरना फॉल्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है दोनों फॉल्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 1, दोनों कंडीशन ट्रू है, ट्रू ही है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू, कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू। तो यहाँ पर अगर इसको मैं पुट करूँ 0 1 1 1, तो आंसर क्या है 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 7। तो यानी और का आंसर आएगा 7। तो जोर में क्या होता है, जोर में याद रखिएगा क्या होता है आपके पास, जब दोनों सेम हो, जब दोनों सेम हो दोनों वैल्यू, तो आपके पास आंसर आता है फॉल्स। तो यानी ये भी फॉल्स और ये भी सेम है, तो क्या आ जाएगा फॉल्स। अगर डिफरेंट तो क्या आ जाएगा 1। क्लियर हो गई बात। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर पुट करूँ 0 0 1 1, तो ये क्या आंसर है 3। तो आप ये देख सकते 3। तो यानी अगर एंड में करूंगा तो 4 आएगा, और में करूंगा तो क्या आएगा 7, गौर में करूंगा तो क्या आएगा 3। 4 7 3, चला के देखते क्या ऐसा होता है या नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको क्या कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 दफा। एक दफा मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर और एक दफा क्या लिखूंगा जोर। जोर ऑपरेटर ये रहा आपके पास, शिफ्ट दबा के 6 सेव कर दिया, चला के देखते हैं ये ऐसा हो रहा है, ऐसा ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो डॉट लिख के मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है वो ब्रेक भी लगा देता ताकि अगली नेक्स्ट लाइन से आ जाए। मैंने लिखा BR। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब चलाते हैं इसको, पहला आंसर 4 7 और 3। ठीक है, चला के देखते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है ऑनलाइन 7 3 1, चेक करते हैं कहाँ एरर है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डबल, अब चलाते हैं तो 0 7 7 आ रहा है हमारे पास 0 7 7। अच्छा सॉरी, हमने वैल्यू चेंज नहीं करी, हमारी वैल्यू करी 6 और 5। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 6 और क्या लिख देता हूँ 5। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश करते हैं 4 7 3। आप देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने कैलकुलेशन से निकाली, और वो हमारे पास वही वैल्यूज आ रही। तो इतना इजी है आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर। अगर आपको एक दफा सीरीज अंडरस्टैंड हो जाए कि सीरीज पे कैसे काम किया जाता है, तो आप इजीली उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास हमने देखा कि हमने यहाँ पर जो है वो हमारी नोटपैड की फाइल ये रही। हमने देखा कि हमने एक वैल्यू सिक्स ली। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इसका बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी वैल्यू क्या है। हर याद रखिएगा बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, आपके पास आपकी डेसिमल वैल्यू को इंडिविजुअली हर एक वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर्स में। तो 6 को मैंने बाइनरी बताया, आपको ने बताया सीरीज का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने 6 का जो 6 का बाइनरी था वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने 5 को फाइंड आउट किया, दोनों पे हमने एंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया। जब एंड ऑपरेशन क्या करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी आपके पास वो ट्रू होता है, अदरवाइज वो फॉल्स होता है। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो मतलब ये कि आपके पास वन, ये 1 1 ट्रू है तो आपका रिजल्ट 1 ट्रू, ये फॉल्स है 0 आपके पास तो रिजल्ट फॉल्स। फिर और क्या करता है, और में आपके पास कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो वो आपके पास आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स थी तो फॉल्स, यहाँ पर दोनों ट्रू थी तो ट्रू, फिर यहाँ पर एक ट्रू थी तो ट्रू, यहाँ पर एक ट्रू थी तो ट्रू। और एक्स और क्या करता है, एक्स और में थोड़ा सा एक बात याद रखनी है, बस याद रखिएगा दोनों तरफ लेफ्ट और राइट अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम है तो रिजल्ट में 0 आएगा। ठीक है, और बाकी अगर दोनों डिफरेंट है तो आंसर में क्या आ जाएगा ट्रू। क्लियर हो गई, क्लियर है मेरी बात। अब बढ़ते हैं आगे, तो हम बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे जो है वो ऑपरेटर्स की तरफ। तो अगला हमारे पास ऑपरेटर है हमारे पास हम पढ़ते हैं
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम आते हैं, लिखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, इससे पहले हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक टर्नरी ऑपरेटर का भी पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है यार, हमने लास्ट टाइम देखा, हमने लास्ट क्लास में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़े थे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, और लॉजिक के बिहाफ पे अगर वो लॉजिक ट्रू है तो हमारा पास एक वाले ब्लॉक चलता है, अगर वो लॉजिक फॉल्स है तो हमारे पास वो एल्स वाला पार्ट चलता है। मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक दोबारा से बनाऊं, यहाँ मैं लिखता हूँ इफ, और इसके बाद यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट के अंदर क्या डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर देखिए हम अपनी कंडीशन, यानी जो भी कंडीशन हमने दी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास ये जो इसका ब्लॉक होता था, यानी इसके अंदर लिखी जाने वाला जो कोड था वो चलता था, और ये तभी चलता था जब हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो। यानी जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होती थी, तो इसके ट्रू होने पे हमारे पास ये इसका इफ का ब्लॉक चलता था। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लो अगर ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई, ये कंडीशन चली ही नहीं, तो आप एक एल्स का पार्ट भी बना के रखते थे, जो कि कब चले, जब आपकी कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स। तो हम क्या करते थे, हमारे पास इफ एल्स का इस्तेमाल करते थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, कोई लॉजिक परफॉर्म करने के लिए, लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते थे, इफ एल्स यूज करते थे। और इफ एल्स में क्या होता था, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो एक वाला पार्ट चला, अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला पार्ट चला। इसी तरीके से हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में स्विच केस भी पढ़ा। तो केस में आपने देखा, आप डिफरेंट केसेस का यूज कर सकते हो। आप अपनी बात वैल्यू को पास करते हो, कंडीशन देके पास करते हो कि यार ये वैल्यू चेक करो, उन तमाम सेट ऑफ ब्लॉक्स में आपके पास एक एक करके उस केसेस के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर वो मौजूद है तो वो आपको जो है ना, वो उसका स्टेटमेंट जो उसके अंदर मौजूद था वो दिखा देता था। अदरवाइज वो क्या करता था, डिफॉल्ट में लिया के आपको जो आंसर था बिल्कुल एल्स की तरह उसी तरह दिखा देता है। बिल्कुल यहाँ पर आपके पास टर्नरी ऑपरेटर भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट हैंड है आपके पास, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है आपके पास, एक स्पेशल टाइप ऑफ तरीकेकार है आपके पास, एक शॉर्ट हैंड है किसका, आपके पास ये आपकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का, जहाँ पर आप बहुत शॉर्ट टर्म में छोटी छोटी कंडीशन बना के आप टर्नरी ऑपरेटर में पास कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने बनाया ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप क्या दे दोगे, कंडीशन। क्या दे दिया आपने, कंडीशन। और कंडीशन देने के बाद यहाँ पर आप लगाते हो क्वेश्चन मार्क, जिसका सिंटेक्स है। और यहाँ पर क्या वैल्यू लिखते हो, जहाँ आप लिखते हो ट्रू वैल्यू, यानी इस कंडीशन के सही होने पे जो वैल्यू चले वो यहाँ लिखते हो। और उसके बाद अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई, यानी फॉल्स है, तो इसकी कंडीशन आप यहाँ लिखते हो कॉलन लगाने के बाद। ये बहुत छोटा सा सिंटेक्स है आपके पास टर्नरी ऑपरेटर का, यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने पे क्या चले, यहाँ पर ये वाली बात चलेगी, यानी ये वाला स्टेटमेंट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके फॉल्स होने पे कौन सा वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकली एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर हम अपने PHP कोड में रन करके। तो मैं इन सबको क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम एज एग्जाम्पल लिख भी देते हैं, हमने क्या पढ़ा था, टर्नरी ऑपरेटर, ताकि आपको ये कोड मिल सके तो आप इजीली यहाँ से देख सको कि हमने कौन सी एग्जाम्पल की थी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा बिट वाइज ऑपरेटर पढ़े। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या था हमने अभी देखा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, दो वैल्यूज को चेक करवा लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू वन के नाम से। अच्छा, यही यही वाले वैल्यू वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर पास कर दिया। एक वैल्यू है मेरे पास 3, एक वैल्यू है मेरे पास 4। मैं चेक करना चाहता हूँ, ये मैंने कंडीशन बनाई है, कंडीशन में चेक करना चाहता हूँ डॉलर, अगर चेक करो कि वैल्यू वन की जो वैल्यू है, क्या वो वैल्यू टू की, वैल्यू वन जो है, क्या जो है वो वैल्यू टू से बड़ा है, वैल्यू वन इज ग्रेटर देन वैल्यू टू। अगर ये बात सही है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आएगी, ट्रू वाली। तो यहाँ पर आप एचो के अंदर मैसेज बिल्ड नहीं करवा सकते, आपको एक वेरिएबल में एक मैसेज को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ मैसेज के नाम से, सिंपल ये मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर मैसेज पास कर देता हूँ क्या, कि वैल्यू इज ग्रेटर। बहुत सिंपल सा, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट बनाया। अच्छा, उसके बाद कॉलन, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला भी मैसेज, इसी मैसेज को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब फॉल्स में क्या आ गया, वैल्यू इज लेसर। ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी। अभी कंडीशन क्या है तो आपको बता देता हूँ, मैंने क्या लिखा, एक वेरिएबल बनाया वैल्यू वन के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है 3, एक और वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन बनाई, क्या कंडीशन बनाई, कि वैल्यू वन जो है वो वैल्यू टू से बड़ी है। अगर वैल्यू वन वाकई, वैल्यू वन क्या है 3 और वैल्यू टू क्या है, यहाँ आ गया 3, ये 4। अब क्या मुझे बता, 3 4 से बड़ा है, नहीं, तो यानी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो फॉल्स के चलने पे कौन सा स्टेटमेंट वर्क करेगा, ये वाला। अगर ये कंडीशन यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर 3 होता, अब वैल्यू क्या थी, 4 इज ग्रेटर देन 3, क्या वाकई 4 ग्रेटर देन 3 है, तो कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू। तो आंसर में मेरे पास कौन सा स्टेटमेंट चलता,
ये वाला। तो याद रखिएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कौन सा स्टेटमेंट वर्क करता है, ये वाला। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कौन सा स्टेटमेंट वर्क करता है, ये वाला। ठीक है। तो अब यहाँ पर, अब यहाँ करने से अभी हमने कोई मैसेज को, स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवाया, तो अभी हमें स्टेटमेंट को प्रिंट भी करवाना है। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना के सेव हो रहे हैं, मैसेज के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम यहाँ पर पास कर देंगे डॉलर मैसेज का वेरिएबल, क्योंकि उसमें जो आंसर है वो चेक करने के बाद वो इसी में आके स्टोर हो रहा है। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, वैल्यू इज लेसर। तो ये देखो आपके पास आंसर आ चुका है, वैल्यू इज लेसर। तो एक शॉर्ट कंडीशन अगर आपको बनानी है तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर वापस आते हैं, और यहाँ पर अगर मैं कर दूं 4 और यहाँ पर मैं कर दूं 3, फाइल को सेव करूँ, सेव करने के बाद तो अब क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास, वैल्यू इज ग्रेटर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक शॉर्ट एंड का इस्तेमाल करते हुए आप छोटी सी कंडीशन अगर बनाना चाहते हो तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है। और तो सिंटेक्स भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी से सिंटेक्स। क्लियर। ये था हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, और देखा आपने इसके इस्तेमाल से हम जो है वो कितनी शॉर्टली जो है वो अपनी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ। इसका सिंटेक्स भी बहुत ईजी है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं, हमारे पास एक और है हमारे पास ऑपरेटर, इसका नाम है स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या है, मान के चलो यहाँ पर मेरे पास मैं सबको बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहा हूँ। मैंने नेम लिखा, और नेम के साथ मैंने एक जस्ट मैसेज कह रहा हूँ, एक मैसेज नाम को मैंने वेरिएबल बनाया। और मैसेज नाम को वेरिएबल बनाने के बाद मैं सिंपल ये कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ अर्थात, और मैंने कहा डॉट लगा दूँ। डॉट हम यूज करते थे, आपको पता है कॉन्केटिनेशन के लिए, आपको याद होगा। अब उसके बीच में मैंने 5 नंबर भी लिख दिया, फिर मैंने दोबारा कॉन्केटिनेट लगा दिया, फिर मैं कह दूँ यहाँ पर एक और नाम अली लिख दिया मैंने। तो क्या ये सही तरीका है, ये मैंने सही लिखा है, मैंने ये बनाया क्या है। अगर मैं इसको एको करके प्रिंट करूं, यहाँ पर मैं एको करूं, मैंने लिखा एको, और एको करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा सिंपली इस वेरिएबल को पास कर दिया मैसेज को, फाइल को सेव कर दिया, अच्छा मैसेज का यहाँ पर सेव कर दिया, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एरर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखो मैंने गलती क्या की, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उस वेरिएबल के अंदर हम, तुम्हें पता है हम एक टाइप का डेटा पास कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर दिया। तो सबसे पहली बात, गलती तो हमने यहीं पर ही कर दी। हम एक वेरिएबल में एक सिंगल डेटा टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकते हैं ना। अभी हमने बाकी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े कि यार ऐसी कोई डेटा टाइप है जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा पास कर सकते हो, लेकिन अभी हमने वेरिएबल पढ़ा। वेरिएबल के अंदर हम एक सिंगल डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो यानी ये तरीकेकार गलत है, मैं इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा पास नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करें, मैं चाहता हूँ उसके साथ ये वैल्यूज भी जाएं, तो हमारे पास एक आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो मैं यही दोबारा से वेरिएबल नाम लिख रहा हूँ मैसेज, और मैसेज को लिखने के बाद आपको स्ट्रिंग ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है, डॉट इक्वल्स टू, अच्छा इन दोनों के बीच स्पेस नहीं होती, आई रिपीट इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होती। और अगर मैं यहाँ के लिखूँ 555, और इस तरीके से मैंने लिख दिया, अब मैं यहाँ दोबारा एक मैं ये मेरे पास यहाँ पर दोबारा इस वेरिएबल को बनाते हैं। अब दोबारा मैंने इस वेरिएबल को बनाया, दोबारा मैंने इसके साथ कौन ये स्ट्रिंग ऑपरेटर को यूज किया, अब मैं दोबारा एक मैसेज को लिख दिया, फाइल को सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं स्पेस देने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ये देखो सेव करूँ, और अगर अब मैं चलाऊं तो आप देखोगे ये मेरे पास इस तरीके से आ रहे हैं, मेरे पास अब यहाँ पर एरर डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये है स्ट्रिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल, ताकि आप इसको मिलाते हुए आप मल्टीपल एक मैसेज भी क्रिएट कर सकते हो दोबारा से। आप चाहो तो उस लाइन में भी, लाइन में तो आप कर ही नहीं पा रहे थे वेरिएबल के अंदर, लेकिन आप स्ट्रिंग ऑपरेटर के इस्तेमाल से एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज जो है वो सेट करवा सकते हो। जी, वो उसने उस लाइन को रीड किया, इंटरप्रेट किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया, उस जगह स्ट्रिंग ऑपरेटर मौजूद था, तो उसने क्या किया, असर के बाद जो वहाँ पर नंबर लिखे थे उसको उसके साथ जोड़ दिया। फिर उसके बाद उसने देखा कि दोबारा नीचे आया, उसने देखा अली मौजूद था, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू मौजूद थी, उसने क्या किया, उसको उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है। अगर अगर यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज ना करता, और डायरेक्टली अगर मैं इक्वल्स टू लिख देता, तो उसका मतलब ये है कि मैंने पहले असत मैसेज के अंदर असत की वैल्यू साइन करी, फिर मैंने इसको चेंज करके इंटीजर वैल्यू साइन कर दी, और फिर दोबारा मैंने अगर ये डॉट ना लिखता, इक्वल्स टू लिखता, इसका मतलब ये मैंने इस मैसेज वाले वेरिएबल के अंदर मैंने दोबारा क्या साइन कर दिया, अली को साइन कर दिया, यानी पहली वाली वैल्यू को ओवरराइट कर रहा था। लेकिन अभी मैंने ओवरराइट नहीं किया, मैंने जोड़ दिया, मैंने स्ट्रिंग ऑपरेटर की मदद से क्या किया, उस मैसेज के साथ एक नंबर को भी जोड़ दिया, एक दूसरी वैल्यू को भी जोड़ दिया। इस तरीके से मैं स्ट्रिंग ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर के इस्तेमाल से आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप को जो है ना वो आप कॉन्केटिनेट कराते हुए यूज कर सकते हो। क्लियर। बिल्कुल ऐसे तो, बिल्कुल वहां पर आप इस तरीके से सिंपलाइज कर सकते हो। क्लियर। फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पर हमने और भी ऑपरेटर देखने हैं, तो उसके बाद हमारे पास आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए क्या होते हैं,
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें आपके पास प्लस का वन ऐड हो रहा हो या माइनस का वन जो है वो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, वन ऐड हो रहा हो या वन सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वन ऐड हो रहा हो या वन सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कम से कम एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। आप एक ऑपरेंड के इस्तेमाल से क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, एक ही ऑपरेंड। सही है, एक ही ऑपरेंड पे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिखी कैसे जाते हैं, तो ये होते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से, मैंने लिखा डॉलर आई और मैंने लिखा प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा आपके पास दो किस्म के इंक्रीमेंट होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ये भी देखते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। एक होता है डॉलर आई प्लस प्लस, एक होता है डॉलर प्लस प्लस आई, सॉरी प्लस प्लस डॉलर आई। सही है, ये है आपके पास, ये हो गया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट प्लस मतलब इंक्रीमेंट यानी एक चीज का ऐड हो जाना, वन का ऐड हो जाना। डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, ए वन का माइनस हो जाना, यानी वन का सब्ट्रैक्ट हो जाना। तो डिक्रीमेंट कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इंक्रीमेंट बनाया वैसे ही बनाएंगे, डॉलर आई माइनस माइनस और इसके बाद माइनस माइनस डॉलर आई। अब यहाँ पर आते हैं इसको समझते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है प्री इंक्रीमेंट। क्या है, प्री इंक्रीमेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर मतलब क्या है, अगर ये लिखा हुआ आपका तो इसका मतलब ये है पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो। यानी पहले प्रिंट हो जाता है, यानी उससे क्या है डॉलर आई, यानी आई की जो भी वैल्यू थी वो पहले क्या हो गई, प्रिंट हो गई। और लेकिन सिस्टम में क्या हुआ, क्योंकि इंक्रीमेंट मौजूद था यहाँ पर, तो वो क्या हुआ, सिस्टम में से क्या रख दिया, इंक्रीमेंट लगा दिया। अगर वैल्यू जीरो थी, मान लो यहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है डॉलर आई और उसकी वैल्यू क्या है जीरो, और मैं यहाँ पर आके लिख दूं एको, मैंने लिखा एको और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया डॉलर आई प्लस प्लस। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या थी, जीरो। यहाँ पर क्या लिखा है, एको प्रिंट कर दो किसको, आई प्लस प्लस को, तो आई की वैल्यू क्या है, जीरो। और यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा आप कहोगे सर तो अभी रिजल्ट में क्या आना चाहिए, जीरो। जीरो क्यों आया, क्योंकि इसका मतलब क्या है, पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो, लेकिन जीरो तो आ गया, लेकिन सिस्टम में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो चुकी होगी, वन हो चुकी होगी। सही है, लेकिन क्योंकि पहले इसको प्रिंट करना तो दैट्स व्हाई इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले प्रिंट, पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। अगर आपके पास यही लिखा होता डॉलर आई की वैल्यू जीरो और आपके पास एको में लिखा होता, एको में आपके पास ये लिखा होता प्लस प्लस डॉलर आई, तो अब आपके पास आई की वैल्यू क्या आती, वन। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों हुआ, वन क्यों आई, तो जीरो हुआ, पहले आई की वैल्यू जीरो थी, अब ये यहाँ पर आई तो इससे देखा पहले क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, तो जीरो प्लस वन क्या हो गया, वन। अब वन के बाद उससे क्या देखा, ये क्या लिखा है, प्रिंट कर दो, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, वन। तो आंसर में क्या आ गया आपके पास, वन। ठीक है, तो ये आपके पास प्री इंक्रीमेंट, ये आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी सिंपल अल्फाज में आप याद कर सकते हो। अगर आपका प्री इंक्रीमेंट हो यानी पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो, और पोस्ट में पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। उसी तरीके से ये भी आपके पास है, पहले प्रिंट करो फिर डिक्रीमेंट करो, तो फिर ये आपके पास पहले डिक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। क्लियर। और उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग ऑपरेटर, तो उसके ऊपर भी एक हेडिंग डाल देता हूँ, स्ट्रिंग ऑपरेटर। यहाँ पर आते हैं और क्या लिख लेते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और बनाते हैं इसको। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर आई और आई की वैल्यू क्या है, जीरो। अभी मैंने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करके छोड़ दिया और वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ एको, और एको लिखने के बाद मैंने लिखा डॉलर आई प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरीके से मैं दो चार और बना देता हूँ सबके लिए, ताकि सब जो है इसका आंसर कर सकें। ठीक है, अच्छा अब इसको चेंजेस करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर इसको समझते हैं एक एक करके, ठीक है। तो कमेंट में लिखता भी जाऊंगा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो हमारा प्रोग्राम चला और चलने के बाद लाइन बाय लाइन जब इंटरप्रेट हुआ तो इसमें आया आई की वैल्यू क्या देगा, क्या मौजूद है, जब हमारे पास क्या मौजूद है, जीरो। यहाँ पर आया, इसने देखा एक एको का कमांड लिखी है, इसका मतलब क्या है, वो चाहता है कि स्टेटमेंट को प्रिंट कर दूं। ठीक है, तो उसने देखा कि एको के साथ लिखा हुआ डॉलर आई प्लस प्लस। अब जैसे ही मैंने ये देखा तो उसका मतलब प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ, यानी पहले प्रिंट कर दो फिर इंक्रीमेंट कर दो। तो डॉलर आई लिखा था, डायरेक्ट आई की वैल्यू क्या मौजूद थी, जीरो। तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो प्रिंट हो चुका, लेकिन सिस्टम में क्या हो चुका होगा, इंक्रीमेंट हो चुका होगा। तो जीरो प्लस वन जब हुआ तो यहाँ पर क्या हो गई, नई वैल्यू क्या पड़ गई सिस्टम में, वन, यानी आपकी मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, वन। लेकिन प्रिंट क्या हो चुका है, जीरो। अब प्रोग्राम आगे बढ़ा, इसने देखा लिखा है प्लस प्लस
डॉलर है, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। तो हमारे सिस्टम में वैल्यू क्या मौजूद थी, 1। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो पहले इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट के बाद प्रिंट कर दो, इंक्रीमेंट के बाद प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ चुकी थी, 2। तो यहाँ पर क्या गया 2। फिर हमने देखा यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चला, तो इसने कहा डिक्रीमेंट करो, पहले प्रिंट करो फिर डिक्रीमेंट करो। तो प्रिंट के लिए हमारे पास वैल्यू सिस्टम में क्या पड़ी हुई थी, 2। तो यहाँ पर 2 ही आ गया। अब डिक्रीमेंट का बोला गया तो यहाँ पर हुआ 2 - 1, तो आंसर क्या आया, 1। मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, 1 मौजूद है, याद रखिए मेमोरी में क्या है, 1। अब प्रोग्राम आगे बढ़ा, इसने देखा दोबारा से क्या कह रहा है, पहले प्रिंट करो फिर डिक्रीमेंट करो। तो सिस्टम में क्या पड़ा हुआ था, इसने यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई 1। अब डिक्रीमेंट का बोला तो माइनस कर दी, तो 1 - 1 0। सिस्टम में क्या मौजूद है, 0। प्रोग्राम आगे बढ़ा। अब यहाँ पर क्या लिखा था, डिक्रीमेंट करो, ऐसे लिखा है, क्या कह रहा है, डिक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। 0 - 1 क्या हुआ, -1। यहाँ पर क्या आ गया, -1। क्लियर हो गई बात। अब प्रोग्राम आगे बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, इससे क्या कह रहा है, पहले प्रिंट करो फिर डिक्रीमेंट करो। तो सिस्टम में क्या पड़ा हुआ था, -1। तो यहाँ पर क्या आ गया, -1। अब इसने प्रिंट इंक्रीमेंट करने का भी बोला है, तो -1 और +1 क्या हो गया, 0। तो सिस्टम में क्या पड़ा हुआ है, 0। ठीक है, याद रखिए -1 लिखा हुआ है। अब यहाँ आया ये, इसमें क्या कह रहा है, पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। तो इंक्रीमेंट के लिए जो 0 + 1 1, यहाँ पर क्या आ गया, 1। देख लो यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर आया, इसने देखा पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो, तो प्रिंट में क्या पड़ा था, 1। यहाँ पर 1 आ गया। अब इंक्रीमेंट हुआ 1 + 1, नई वैल्यू क्या पड़ी है सिस्टम में, 2 पड़ी है। तो यहाँ पर देखा आई की वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2। तो यानी आंसर है 0 2 2 1 -1 -1 1 1 2। याद रखिए। अब चला के देखते कि ऐसा होता है या नहीं। तो मैं इसको यहाँ पर एक काम भी कर देता हूँ, ब्रेक भी लगा देता हूँ, ताकि हम इजीली अपने आंसर को देख सकें। मैं सब जगह ब्रेक लगा देता हूँ। अच्छा, आप मल्टीपल जगह अगर आप VS कोड में लिखना चाहते हो तो आप Alt प्रेस करके आप कहीं भी क्लिक करते रहो, जहाँ जहाँ आपको लिखना है। आप इस तरीके से एक साथ भी सब चेंजेस कर सकते हो। मैं आगे चलाता हूँ, तो देखो 0 2 2 0 2 2 1 - 1 1 - 1 फिर -1 फिर -1 फिर 1 1 2। देख लो कितनी जबरदस्त तरीके से आप खुद भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अच्छे तरीके से समझ लो। क्लियर, क्लियर हो गया सबको। तो आपके पास क्या प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो। फिर इस तरीके से पोस्ट में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। इस तरीके से पहले प्रिंट करो फिर डिक्रीमेंट करो, फिर पहले डिक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट को किस तरीके से यूटिलाइज आपने करना है। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऑपरेटर जो है वो खत्म होते हैं, और उसके बाद हम आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे हमारा टॉपिक